नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एरम तस्लीम। संस्कृत जो है देश और विदेश विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। संस्कृत हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। संस्कृत का एक विश्व में और समृद्ध इतिहास है और साथ ही परंपरा भी है। आज कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर, और इसके चलते आज हमने कार्यक्रम का विषय लिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत। इस विषय पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमानों को। तो चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं हमारे दोनों खास मेहमानों से। तो सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करते हैं हजारीलाल बैडवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं प्राचार्य राजकीय संस्कृत महाविद्यालय तालाब गाँव दौसा से और साथ ही सिंडिकेट मेंबर हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी के। दूसरे बेहद खास मेहमान हमारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है रमेश चंद्र पुष्करना जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो हैं वरिष्ठ अध्यापक हैं संस्कृत के महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बोहेड़ा चित्तौड़गढ़ से, और साथ ही जो है आप प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र से। आप दोनों जो है टीचिंग लाइन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और तहे दिल से हम ये कहें कि संस्कृत से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आज जब बात आती है न्यू एजुकेशन की और उसमें हम जब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत की, तो सबसे पहले जब बात हम स्टार्टिंग की शुरुआत करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सर ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हम वहीं से आज कार्यक्रम का जो चर्चा है वहीं से शुरुआत करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले भी हमारे पास शिक्षा नीति 1986 की उपलब्ध थी। फिर क्यों हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर आए और किस मकसद से लेकर आए? देखिए, शिक्षा नीति 1986 में से चल रही थी और वर्तमान समय को देखें तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। इन दोनों के बीच की जो अवधि है वो लगभग 34 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, और कोई भी चीज़ समय के हिसाब से मांग होती है, समय से के हिसाब से उसमें परिवर्तन भी आवश्यक होता है। समय की मांग के हिसाब से पॉलिसी भी बनती है, नीति भी बनती है जी। उसी समय की मांग को देखते हुए शिक्षा के अंतर्गत जो आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए थे वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए हैं, जो अभी वर्तमान समय की मांग रही है जी। और जो वर्तमान समय की मांग है और उसके उद्देश्य हैं, उन दोनों को लेकर रमेश चंद्र पुष्करना सर आपके पास चलते हैं और जानेंगे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है और समय की मांग क्या कहती है। नई पॉलिसी में और पुरानी पॉलिसी में यदि हम देखें तो पुरानी पॉलिसी जब देश आज़ाद हुआ तब जो पॉलिसी बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। उसका मूल कारण जो पॉलिसी थी उससे लिपि की वर्ग तैयार होता, कहीं न कहीं वो माध्यम है, एक तो संप्रेषण का माध्यम जो भाषा होनी चाहिए थी वो नहीं थी। उसके बाद जो लक्ष्य थे, जो व्यावहारिक ज्ञान हमारे जीवन में आना चाहिए वो नहीं हो रहा था। जैसे हमको एक पंखा ठीक करना है, उसको यदि पंखा को तैयार करना है तो वो मैकेनिकल करता है, लेकिन हमारे उसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं आ रहा है। तो व्यवहारिक ज्ञान के लिए ऐसी पॉलिसी लाना आवश्यक था जिससे बच्चे अपने जीवन में उसका कोई उपयोग कर पाए। बिल्कुल। तो अब 6ठी से लगा करके 12वीं तक जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग, स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे एक तो व्यवहारिक नॉलेज होगा। बिल्कुल। इसलिए भी आवश्यक थी। इसके बाद हमारी पहुंच अब तक नीचे तक नहीं गई, यानी आज भी 2 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लानी थी। फिर भाषा को लेकर के भी जब चाइनीज भाषा में प्रगति कर सकता है और रसिया रशियन भाषा में कर सकता है, तो हम जब अपनी भाषा को ठीक ढंग से अच्छी तरह समझ पाते हैं और दूसरे की भाषा सीखने में हमको कठिनाई होती, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण भी नई पॉलिसी में बहुभाषा को लेकर के जो स्थानीय भाषा है उसको रखा है। इसलिए नई पॉलिसी लानी आवश्यक थी और नई पॉलिसी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसलिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए जी। अब उपयोगी सिद्ध होगी, और जो आप कह रहे हैं मल्टी लैंग्वेज की हम बात करी, 3 लैंग्वेज फार्मूला की जो आप बात कर लेकर आए हैं, लैंग्वेज पर जो जोर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, वो हजारीलाल जी सर से जानते हैं कि सर किस तरह से लैंग्वेजेस पर जोर दिया गया है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। बालक जब
अधिगम की ओर बढ़ता है, ज्ञान ग्रहण करता है, तो वो मातृभाषा में ग्रहण करता है। माँ और परिवार वाले वो किस भाषा में बात करते हैं उसमें वो सीखता है। फिर ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता है वो स्थानीय भाषाओं को सीखता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। और उसके बाद में बहुभाषाएं, जिसमें संस्कृत भी महत्वपूर्ण भाषा है, और संस्कृत हमारी राष्ट्रीय भाषा है, पूरे देश की एकता, अखंडता और पूरा साहित्य उसमें व्याप्त है। तो बहुभाषाओं को भी इसमें जोड़ा गया है। क्षेत्रीय भाषाओं को भी उसमें हम देखते हैं। तमिल क्षेत्र में तमिल भाषा है, मलयालम है, उड़िया है, पंजाबी है, गुजराती है। इस तरह से अनेक भाषाओं का भी उसमें समावेश देखने को मिलता है। बिल्कुल, जब समावेश मिल रहा है तो बच्चों के, क्योंकि सर आप जो है वो स्कूल टीचिंग से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को जब लैंग्वेजेस से जोड़ा जाता है तो किस तरह की अप्रोच होती है और उनसे बच्चों को कितना फ़ायदा होता है? बच्चों को जो लैंग्वेज जो माँ सिखाती है, बच्चा घर से जब निकलता है तो उनकी स्थानीय बोली में बच्चा जल्दी सीख जाता है कोई भी। उसके बाद वो जब विद्यालय में जब आता है तब वहाँ हम स्थानीय बोली के साथ साथ जो भाषा जैसे जिस राज्य में होंगे उस भाषा में वो अध्ययन कराते हैं, उस भाषा को सिखाया जाता है, वो उनकी स्थानीय भाषा कहलाती है। वो स्थानीय भाषा में जल्दी सीख जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उसको मातृभाषा और उसके बाद उसको भी कोई विदेशी भाषा, इस प्रकार कई भाषाओं का वो आते आते 10वीं तक उन सब भाषाओं का अध्ययन वो धीरे धीरे कर लेता है। सीखने में जो स्थानीय बोली है, स्थानीय भाषा, वो जल्दी सीख जाता है। बिल्कुल। लेकिन बाहर की जो भाषा है उसको धीरे धीरे ग्रहण करने में, बोलने में काफी कठिनाई होती है और सीखने में भी कठिनाई होती है। बिल्कुल, धीरे धीरे सीखता है। और इसी नई पॉलिसी में इस प्रकार 2 भाषाएं हैं, तीसरी भाषा को संस्कृत में रखा है कि तीसरी भाषा संस्कृत सिखाई जाए, क्योंकि संस्कृत के सभी भाषाओं में हजारों वर्ड है और उन शब्दों को लेकर के एक रूपता, जो भाई साहब ने जैसा बताया कि पूरे भारत में यदि कोई एक एकात्मता आ सकती है सबको मिल करके, तो वो संस्कृत है जो सब में सबको बांध सकती है। बिल्कुल, तो जो भाषा सारी भाषाओं को बांधती है, चलिए हम भी उससे अब बनते हैं और अब जानेंगे शिक्षा में संस्कृत का महत्व कितना है और हमें किस तरह से उसको अप्रोच करनी चाहिए जब हम टीचिंग की बात करते हैं। शिक्षा में संस्कृत का विशेष महत्व है, क्योंकि संस्कृत के माध्यम से ही हमें हमारे जीवन में संस्कार मिलते हैं और सांस्कृतिक एक पहचान है तो संस्कृत के माध्यम से ही बनती है। भारत की पहचान क्या है, ये एक बात आती है तो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, एक संस्कृत और यहाँ की संस्कृति, ये भारत की पहचान है, प्रतिष्ठा है। तो शिक्षक जो शिक्षण कार्य करवाते हैं वो संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से करवाए तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। अभी वर्तमान में संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से बहुत कम जगह पढ़ाया जा रहा है, तो इस पर ज़रूरत है ध्यान देने की। जी, जैसे एक उल्लेख करना चाहूँगा, जब भारत के संविधान का निर्माण करके डॉक्टर अंबेडकर साहब ने प्रस्तुत किया तो उनसे कहा कि बहुत अच्छा संविधान बनाया है। तो उन्होंने कहा कि संविधान अच्छा या बुरा तब साबित होता है जब उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा, जब लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान भी अच्छा साबित नहीं होगा। जी, इसी तरह से जो संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने का अगर हम प्रचलन में लाएं, अंग्रेजी को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो संस्कृत को भी संस्कृत के माध्यम से पढ़ाया जाए तो बच्चे को सीखने में, मूल ग्रंथों को पढ़ने में आसानी और सुविधा और प्रभावी रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ हम पेडागोजी की बात करें, यहाँ हम बात करें संस्कृत को पढ़ाना, टीचिंग करना भी सर एक महत्वपूर्ण, अगर हम बात करें संस्कृत के न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जोड़ते हुए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको डिलीवर भी बहुत अच्छे से करें क्लासरूम में। तो जब क्लासरूम में हम अच्छे से डिलीवर करेंगे तो कौन कौन से आपको लगता है स्कोप है, एरिया है जो इम्प्रूव करने चाहिए टीचिंग के दौरान? संस्कृत वैसे विश्व की सबसे सरल भाषा संस्कृत है, इसको देववाणी भी कहा जाता है। तो संस्कृत के जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, वो हिंदी और इनसे लगभग मेल खाते हैं जी।
ऐसे संस्कृत की भाषा सिखाने के लिए जो मातृभाषा है उसमें भी कई शब्द हैं, तो लगभग संस्कृत सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मातृभाषा में वही शब्द हैं, हिंदी में वही शब्द हैं, दूसरी भाषा में वही शब्द हैं, तो सभी शब्दों का समान अंतर है। तो समांतर है, तो संस्कृत सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि हम छोटे छोटे वाक्यों से, यदि बच्चों को यदि छोटे छोटे वाक्यों से यदि बोल करके संस्कृत का उच्चारण करेंगे, संस्कृत संभाषण करेंगे, तो जल्दी से बच्चे समझ जाएंगे और आनंददायी शिक्षण होगा और बच्चों को बड़ा आनंद आएगा संस्कृत सीखने में। तो स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हमको टीचिंग कराने के लिए शिक्षकों को उस स्किल्स को सिखाना पड़ेगा। और स्किल्स सिखाने के बाद तो बिल्कुल हमारे दक्षिण भारत में एक पूरा गांव है जहाँ आज भी पूरी संस्कृत बोल जाती है और बच्चे से सीखता है, बचपन से ही सीख जाता है संस्कृत। तो संस्कृत बहुत सरल भाषा है, बहुत सरल भाषा है और खेल खेल में सीखने वाली भाषा है, जिसको खेल खेल में आनंददायी शिक्षण के तौर पर सिखाना चाहिए। सर, सीखने का जब बात आती है तो कहीं कहीं स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इतना आनंदित होकर संस्कृत की तरफ नहीं उसको अप्रोच करते हैं, तो एक वजह ये भी है कि बच्चों को उसकी रेलेवेंस नहीं पता। आज के समय में संस्कृत की प्रासंगिकता पर हम अगर बात ना करें तो ये चर्चा शायद अधूरी रहेगी। आप दोनों से बात करना चाहेंगे कि रेलेवेंस, संस्कृत की प्रासंगिकता आज के दौर में कितनी है और क्या है? संस्कृत की प्रासंगिकता प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक है। इस प्रासंगिकता को भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी माना है। जैसा कि हम जानते हैं, नासा एक बहुत बड़ी संस्था है, विश्व की जानी मानी संस्था है। वहाँ पर भी वेदों में से रिसर्च हो, विज्ञान का कैसे विस्तार हो, व्यापकता आए, इसके लिए 300 संस्कृत के विद्वानों को वहाँ रखा गया है, बुलाया गया है, आमंत्रित किया है कि वो संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ करके उनमें जो छिपा हुआ ज्ञान है उसको बताएं, उस पर रिसर्च हो और उसके आधार पर उन संस्कृत भाषा का महत्व हम जान सकते हैं। बिल्कुल। जब नासा में इतना प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं जी, तो सब जगह भारतवर्ष तो चूंकि संस्कृत का गढ़ रहा है, केंद्र रहा है, तो यहाँ विशेष महत्व जो है संस्कृत का सामने। इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं जी, 2035 तक अमेरिका की जो नासा वैज्ञानिक है, नासा में जो वैज्ञानिक है, उनको लक्ष्य दिया गया 2035 तक सारी गणना और सारे जो कंप्यूटर पर वो आधारित होगा वो संस्कृत में होगा। ये उनको लक्ष्य दिया गया 2035 तक दूसरी भाषाओं ने केवल संस्कृत में करना। ये एक। दूसरा, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में एक विश्वविद्यालय जो बना है वो संस्कृत में शोध कर रहा है, सारे हमारे ग्रंथों पर शोध कर। आप ऋग्वेद को ले लीजिए, वेदों में आपके ये वैज्ञानिक भाषा है, ऐसा नहीं है कि भाषाओं में भाषा है, भाषा नहीं है, ये वैज्ञानिक भाषा है। इसमें आप देखिए अभी 9वीं 10वीं में हमारे सवाल जो हैं वैदिक गणित के नाम से भी शुरू किए हैं। जी। तो वेदों में गणित भी है, विज्ञान भी है। बिल्कुल। ये सौर जो मंडल है इसका भी सारा उसमें वर्णन है जी। तो इस प्रकार मतलब हमारी भाषा के साथ सारा जो वैज्ञानिक तथ्य है वो आपको संस्कृत में मिलेंगे और संस्कृत के हर ग्रंथ में। और जिस प्रकार आप देखेंगे एक एक वैज्ञानिकता के साथ आप यदि अध्ययन करेंगे तो इस पर शोध चल रहा है। सोना कैसे बनता है, सोना बनाया जा सकता है, उस पर भी शोध हो रहा है जर्मनी में कि इन श्लोकों में सोना बनाने का भी कहीं न कहीं उल्लेख है। तो सोना बनाने तो हम इतने वर्षों पहले सोना बनाते थे, इतने वर्षों पहले। अब मैं आपको एक दो छोटे उदाहरण दूंगा। आपके मेहरौली का लोह स्तंभ है, 1500 साल पुराना है और वहां आज भी जंग नहीं लगा है उस पर। कैसा लोहा बनाया होगा। अब ये इसका उदाहरण एक आपको केमिस्ट्री का उदाहरण बताता हूँ। आपके अजंता एलोरा गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाओं में 1400 साल पहले जो कलर किया वो आज भी नहीं मिटा है। तो इस प्रकार हमारे वो सब इन ग्रंथों से ले करके सारा सीखे जो अभी भी हम नहीं कर पाए। हमारे तो ग्रंथ इन्होंने जला दिए थे, नालंदा और तक्षशिला। दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आया करते थे और वो संस्कृत ही पढ़ते थे। तो सारे एजुकेशन सेंटर्स एजुकेशन के हम हब हुआ करते थे, जहाँ इंटरनेशनल से पूरे देश विदेश से विश्व से लोग पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और शिक्षा ग्रहण जो हो रही है वो आज के दौर में जो हम देख रहे हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हो रही है। और उसमें अब हम जानेंगे कि किस तरह से संस्कृत पर जोर दिया गया है। सर, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। चरित्र की जब शिक्षा लेने की बात आती है तो संपूर्ण विश्व के लोग भारत में आकर के शिक्षा लेते थे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है
तो उसमें भी हमारे प्राचीन साहित्य को लेकर के उसके माध्यम से संस्कार आए, करुणा, सहानुभूति, इस तरह के मानवीय मूल्यों पर विशेष जोर दिया गया है। करुणा की यदि बात करते हैं तो माँ निषाद त्वम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिक काम मोहितम। रामायण की जब रचना की वाल्मीकि जी ने तो ये प्रथम श्लोक उनके मुंह से निकला, ये करुणा रस को लेते हुए, आधारित करते हुए, उस पर फोकस करते हुए और संपूर्ण रामायण की रचना की, जो आदि काव्य माना जाता है। सबसे पहला काव्य यदि है तो रामायण है। तो इस प्रकार के जब मानवीय मूल्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी 2020 में समाहित किया है, तो निश्चित रूप से संस्कृत में छिपे हुए ज्ञान का महत्व सबको पता लगेगा और सब इसकी तरफ आकर्षित होंगे, इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, हमारी आशा है। रमेश चंद्र पुष्करना जी, आपका क्या कहना है, किस तरह से आप देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत पर जोर दिया गया है, उस पर प्रकाश डाला गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुभाषा है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा। उसके पश्चात तीसरे नंबर पर जिसको रखा गया वो संस्कृत को रखा गया। और संस्कृत में खड़गपुर की जो आईआईटी है उसमें शोध चल रहा है कि इसको संस्कृत को क्या नीचे के लेवल पर कैसे लाया जाए। ऊपर लेवल पर तो रहेगी संस्कृत सभी विषयों में। अब इसमें एक सारे विषय हम पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था, हमारे आर्ट्स के विषय तो आर्ट्स वाले पढ़ते, साइंस वाले विषय साइंस वाले पढ़ते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई एक आर्ट्स का विषय ले सकता है, कोई साइंस का भी ले सकता है और कॉमर्स का भी, मतलब सभी विषयों, जिसको संस्कृत पसंद है वो संस्कृत भी लेंगे। हम अभी सरकार से ये भी बात करेंगे, संस्कृत विषय को प्राथमिकता देने के लिए जितने भी कंपटीशन होते हैं उन कंपटीशनों में संस्कृत विषय को रखा जाए। यदि सरकार उस कंपटीशन में उनको रखेगी तो हर व्यक्ति उसको पढ़ेगा। संस्कृत से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। एक बात आपने पूछी थी कि इसका आजकल जैसे क्या उपयोग है, क्या हो रहा है, तो दुनिया भर में संस्कृत के विद्वानों की डिमांड है। आज की तारीख में हमारा संत महंत अमेरिका में कोई चला जाता है, उसको लाखों डॉलर देख करके लोग अपने वहां शिक्षा देने के लिए रखना चाहते हैं जी। ये हमारे नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे आज की तारीख में जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो बात आ रही है तो वो हम आगे भी आपसे करेंगे। उसके अलावा सर, जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं, संस्कृत को लेके बात कर रहे हैं, तो किस तरह से उसका सब्जेक्ट डिज़ाइन, उसका सिलेबस ओरिएंटेशन आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से उनके लर्निंग आउटकम्स आए, इस तरह से वो प्रेरित करता है? ये जैसा कि अभी चर्चा में आया कि छात्र को कोई सा भी विषय दिया जा सकता है या वो ले सकता है। तो अब तक जो समस्या थी वो ये थी कि संस्कृत जानने वाला व्यक्ति विज्ञान नहीं जानता था, विज्ञान जानने वाला व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता था। ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसके माध्यम से कोई सा भी विषय, कोई सा भी सब्जेक्ट विद्यार्थी पढ़ सकता है। तो उल्लेख करना चाहूँगा मैं, एक प्राइड ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक है, साइंस इन संस्कृत या संस्कृते विज्ञानम। संस्कृत में विज्ञान निहित है जी, लेकिन जो संस्कृत जानता है, पढ़ता है या पढ़ाता है वो ही उसको समझ सकता है जी। इसलिए संस्कृते विज्ञानम, संस्कृत में विज्ञान है तो वो पठन पाठन में भी संस्कृत में विज्ञान आना चाहिए। जैसा कि अभी चर्चा में आया कि वेदों में विज्ञान छिपा हुआ है, तो वेद सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। आयुर्वेद संस्कृत में है, ज्योतिष विद्या ये संस्कृत में है, वास्तु शास्त्र संस्कृत में है, पतंजलि का योग शास्त्र संस्कृत में है। यदि हमें स्वास्थ्य का संरक्षण करना है तो पूरा विश्व मानता है कि योग को अपनाओ, लेकिन योग के मूल में क्या है? योगस्य मूलम संस्कृतम। योग का जो मूल है, यानी योग जो फैलाया गया है वो संस्कृत से ही निकला है। बिल्कुल। उसका पूरा जो तह तक यदि हम पहुंचते हैं, जड़ तक पहुंचते हैं, तो उसके लिए हमें संस्कृत सीखनी पड़ेगी, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर हमें विज्ञान को ग्रहण करना है, वेदों में से कुछ विज्ञान निकालना है, तो हमें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत को जानना पड़ेगा। और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जी 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 कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। ये महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, तो उसमें उल्लेख आता है ए कु यानी कै ख ग घ ng और है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है जी।
अब ये वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल साबित हो चुका है, क्योंकि यदि कंठ का सहारा नहीं लेंगे तो हम कै अक्षर का उच्चारण नहीं कर सकते। बिल्कुल। इचुए सानाम तालु, ई च छ ज झ य, और ये इन अक्षरों का जो है तालव्य के माध्यम से हम बोल सकते हैं। होते हैं हमारे। रिटुर साणाम मूर्धा, मूर्धा के माध्यम से री ट ठ ड ढ ण, इनको हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि संस्कृत जो है वो हमारी मूल भाषा है। संस्कृत के माध्यम से हम जो है वोकैबुलरी हमने डेवलप करी है, और वोकल जो हम कहते हैं वो उसके जो रूट्स हैं वो हम सब जाने, जो रहस्य है और जो चीज़ें हैं वो संस्कृत से आई हैं। और यही शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी यही जोर रहा है, यही उद्देश्य रहा है कि इसको वापस से एक बार पुनरुत्थान करें, इसका वापस से इसको लोगों तक पहुँचाएं, स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं। तो सर आपका क्या मानना है, किस तरह से स्किल्स और संस्कृत दोनों न्यू एजुकेशन माध्यम से प्रमोट हुई है? संस्कृत के जो स्किल्स की बात हो रही है, तो स्किल्स में हम गीत बहुत गाते हैं। हर व्यक्ति कहीं पर भी स्नान करने भी जा रहा है तो वो गीत गाता है, और गीतों के माध्यम से संस्कृत में जो श्लोक है उनको यदि गीतों का रूप दिया जाए तो लोग उसको गीत गाते हुए बड़े आनंद के साथ उसको ग्रहण करेंगे, और गीत सबको अच्छा लगे। एक कथाओं के माध्यम से आप देखो पंचतंत्र की कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं बहुत फेमस है, और दुनिया भर में उनका ट्रांसलेशन दूसरे में हुआ है, और आप उनकी शिक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति में परिवर्तन कर पाते हो। ऐसे कई स्किल्स हैं इनके, कहानी हो गई, कथा हो गई, निखारते हैं ये सारी चीजें, कथा हो गई, कहानी हो गई, ये गीत हो गए, ऐसी स्किल डेवलप करके फिर, और ये तो आनंद के लिए, बच्चों को जब आनंद आ जाएगा तब हम अक्षर ज्ञान पर आएंगे और आप आनंदी शिक्षण की तरफ भी बढ़ जाएंगे। सर यहाँ पर जब आनंदी शिक्षण हो गया है, हमारे लर्निंग आउटकम्स भी इतने अच्छे, हम उम्मीद कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आए उसके बाद आएंगे, देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी करते हैं। कोर्सेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी और बाहर भी, दोनों के बारे में आप छोटी छोटी संक्षिप्त टिप्पणियाँ आप करिए। यदि हम इसको रोजगारोन्मुखी बनाएं तो सभी अध्ययन करने वाले अधिकतम छात्रों का आकर्षण का केंद्र होगा संस्कृत जी। जैसा कि अभी चर्चा में पुष्करणा जी ने बताया कि इसको रोजगार से, जैसे कंपटीशन की कोई भी परीक्षा होती है जी, जी। तो उसमें अंग्रेजी के प्रश्न आते हैं, संस्कृत के भी आने चाहिए। तो संस्कृत को प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम जोड़ेंगे तो संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें निहित जो ज्ञान है वो हमारे व्यवहार में भी आएगा। बिल्कुल। इसलिए इसको रोजगारोन्मुखी बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि अयोग्य है पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति वनम अनौषधम। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कि मंत्र की रचना नहीं होती। बिल्कुल। कोई औषधि वन पादप ऐसा नहीं है जिससे औषधि नहीं बनती। और कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो उसको ये कहें कि ये योग्य नहीं है जी। सभी पुरुष योग्य होते हैं। योजकस्तत्र दुर्लभ है, योजक चाहिए, उनको जोड़ने वाला चाहिए, गाइड करने वाला चाहिए। तो जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा होती थी पहले, तो गुरु अपने शिष्य को तराशता था। बिल्कुल। और वही तराशना जो है आज भी हमें जारी रखना होगा, और उसी तराशने को हम जब मंजिल तक पहुंचेंगे तो उसके आउटकम्स जो है उसका परिणाम है बहुत अच्छा। अगर सर संक्षिप्त में और जोड़ दीजिए जी, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जी, वास्तुशास्त्र जी, आज हर इंजीनियर वो लोगों को ऐसा चाहिए जो वास्तुशास्त्र का ज्ञान रखता हो। बिल्कुल सही बात है। हर वो उसका बंगला कैसे बनेगा, बहुत खूबसूरत बात। उसके बाद आप मंदिरों में अच्छे जो पुजारी चाहिए जो वहाँ संस्कृत सिखा सकते हैं, ऐसे कई लाखों मंदिर है, वहां पर भी आपको एक सेक्टर मिलेगा। इसके बाद आपको यदि योग शिक्षा की ओर जाना है तो वहां भी अभी लाखों रोजगार उस योग शिक्षा के लिए चाहिए, जो दुनिया भर में डिमांड है उनकी। तो ये कई क्षेत्र हो सकते हैं जहां संस्कृत के माध्यम से वो जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये एम्प्लॉयबिलिटी एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं, और इसी पॉजिटिव नोट पर के संस्कृत में बहुत अपार संभावनाएं हैं और अपार जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इसी पॉजिटिव नोट पर रमेश चंद्र पुष्करणा सर आपका, हजारीलाल बैरवा जी सर आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप आए और इतनी अच्छी आज चर्चा में आज आपने भूमिका निभाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।
इसी नोट पर कि संस्कृत जो है एक व्यापक भाषा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमारी विरासत है। इसको संजोना हमारी जिम्मेदारी है और इसी में आज हमारा भविष्य भी है जो आपको और हमें मिलकर तराशना होगा। अब दीजिए इजाजत इरम तस्लीम को। नमस्कार।